31 March 2000। ये यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं लगेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन। पहले हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस, सीपीसी, ई एफ डी ओ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, changes in inventories of stock in trade, WIP और finished goods, employee benefit expense, finance cost, depreciation and amortization, other expense। टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, फिर यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी, फिर अगर टैक्स होगा तो टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यस, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट एज एट 31 March 2002। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, पहले आ जाएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये सब कॉमन पॉइंट है, आता ही है इसीलिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, करेंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, और यहाँ पर एसेट्स। एसेट्स में आ जाएगा नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स,
इसमें पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और अगर इंटेंजिबल कुछ होगा तो वो लिखना पड़ेगा, हम थोड़ा सा जगह रख के ही करते हैं। करेंट एसेट, करेंट एसेट्स में हो जाएगा इन्वेंट्रीज, कॉमन पॉइंट होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स, और शॉर्ट टर्म एडवांसेस भी कभी कभी क्वेश्चन में रहता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही लिख लेते हैं, देखते हैं क्या है। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर बोला है लैंड एट कॉस्ट पीपी में जाएगा, हम बताते जाते देखो कहाँ कहाँ आएगा, पीपी में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी पीपीई में आएगा, लेकिन एट कॉस्ट है, इस बात का ध्यान रखना है, मतलब डेप्रिसिएशन कुछ भी लेस नहीं हुआ है, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है, लेकिन अगर कोई रिवैल्यूएशन वगैरह हुआ तो एडजस्टमेंट तो दिखाना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट में आएगा, इन्वेंट्रीज ये ईयर एंड का है तो करंट एसेट में आएगा, बैंक जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। एडजस्टेड परचेस का मतलब होता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके दिया है, मतलब जो भी हम लोगों ने परचेस किया था वो एडजस्ट करके अभी कितना बचा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके ये हम लोग को एडजस्टेड परचेस दे रखा है। तो ये एडजस्टेड परचेस कहाँ पर चला जाएगा, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में चला जाएगा, मतलब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऐसे करके लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर चला जाएगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये हम लोग का जाएगा अदर एक्सपेंसेस में, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ये भी अदर एक्सपेंसेस में, सेलिंग ये भी अदर एक्सपेंसेस में, डिवेंचर इंटरेस्ट ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, इंटरिम डिविडेंड पेड ये हम लोग का डिविडेंड जो पे हो रहा है ये प्रॉफिट से लेस होना चाहिए, ठीक है, जो इस साल का प्रॉफिट होगा इस साल के प्रॉफिट से ही तो हम लोग इंटरिम डिविडेंड देंगे, तो ये हम लोग का एप्रोप्रिएशन है ना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट से ये पार्ट लेस हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर लिखते हैं पीएल से लेस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं ये कंप्लीट होगी, हाँ ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल ये चल जाएगा हम लोग का शेयर कैपिटल वाले पार्ट में, लाइबिलिटी साइड में 10% डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग, जनरल रिजर्व रिजर्व सरप्लस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी रिजर्व सरप्लस में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सरप्लस में जाएगा, सेल्स हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेड पेएबल जो है ये ट्रेड पेएबल में चला जाएगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया ये देखो, ये सब एसेट जो डिप्रिशिएबल है, जैसे ये तो डिप्रिशिएबल नहीं है, ये वाला डिप्रिशिएबल है, तो इस पे प्रोविजंस का मतलब होता है अभी तक का टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इतना प्रोवाइडेड है, तभी ये कॉस्ट पे दिख रहा है, एक्चुअली अभी इसका कॉस्ट है 770 से 172 माइनस करने से जितना आएगा वो एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। और सस्पेंस अकाउंट एक दिया हुआ है, फिर ट्रायल बैलेंस को टैली करवा के रखा है, देखते हैं क्या होगा। अब रहा ये प्रोविजन का बात, प्रोविजन को हम लोग नॉर्मली जो है क्रेडिट साइड, मतलब ये लाइबिलिटी होता है तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं लाइबिलिटी साइड में, लेकिन अभी देखेंगे इसको हम लोग लेस करके भी दिखा सकते हैं, मतलब एक्चुअली करंट फॉर्मेट के हिसाब से क्या होता है, लाइबिलिटी में नहीं दिखा के एसेट से लेस करके भी हम लोग चाहे तो दिखा सकते हैं, हम लोग एसेट को अपने नेट वैल्यू में दिखा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सस्पेंस क्यों बना है वो भी देख लेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल का डिटेल्स दिया है तो इसको हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा जब शेयर कैपिटल का हम लोग नोट बनाएंगे वहां पर, कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विशेस टू रिवैल्यू द लैंड एट 3,60,000, तो वैल्यूअर को बुला के लैंड का वैल्यूएशन किया गया है और उनके हिसाब से लैंड का वैल्यू हो रहा है 3,60,000, जबकि पहले था 2,20,000, मतलब एसेट का वैल्यू जो है बढ़ रहा है, लैंड का वैल्यू अप्रिशिएट हुआ है। फाइनल डिविडेंड 10% 2 अप्रैल को दिया जाएगा, जबकि ये क्वेश्चन हम लोग का 31 मार्च का प्रिपेयर करना है, तो डिविडेंड जो डिक्लेयर्ड हुआ है इसका हमें कुछ भी यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिक्लेयर्ड हुआ है, देखो यहाँ पर डिक्लेयर्ड हुआ है, लेकिन ये मतलब पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन डिक्लेयर्ड हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है, अगर पेमेंट भी 2 अप्रैल को होता तो यहाँ पर दिखाते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो डिक्लेयर्ड हुआ है ना ये हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे लाइबिलिटी बोल के बैलेंस शीट में, ये डिक्लेयर्ड हुआ है फिर भी, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इस पे यहाँ पर यही बोला गया है कि ये तभी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए जब ये हम लोग पे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको नहीं दिखाएंगे, 2 अप्रैल का है। फिर देखो सस्पेंस अकाउंट जो है 4,000 का, 4,000 मतलब ये ना इन थाउजेंड में है सारा क्वेश्चन, ठीक है, तो 4,000 का जो सस्पेंस अकाउंट है वो बोल रहा है कि कैश रिसिप्ट बता रहा है फॉर द सेल ऑफ सम
ऑफ द मशीन ऑन 1/4/2001, कुछ मशीन्स बिक गए थे जिसका सेल करके जो पैसा आया है वो दिखा रहा है, कैश रिसिप्ट दिखा रहा है। द कॉस्ट ऑफ द मशीन 10,000 जो बिक गया, एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग 8,000, और जो मशीन बिक गया उस पे टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 8,000। तो देखो 10,000 का मशीन था जो बिका, कॉस्ट, ठीक है, उस पे एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल डेप्रिसिएशन, मतलब उसको जब से कंपनी के पास वो एसेट आया और उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना शुरू हुआ तब से लेके जब वो बिका तब तक का डेप्रिसिएशन है 8,000। तो इसका मतलब जब एसेट बिका तब उसका वैल्यू था 2,000, 2,000 का एसेट बेच के 4,000 का अर्निंग हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब 2,000 का प्रॉफिट हुआ है सेल ऑन एसेट पे। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो सारा प्लांट मशीनरी तो बिका नहीं, जो बच गया उस पे डेप्रिसिएशन 10% लगेगा। प्रिपेयर करने बोला है बैलेंस शीट और यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है देखते थे। सबसे पहले यहाँ पर लैंड एट कॉस्ट, तो नोट नंबर 1 बना लेते हैं। नोट नंबर 1, पीपीई, ठीक है, हम शॉर्टकट में लिखते रहे, पीपीई का नोट बन रहा है। तो पीपीई का नोट पे सबसे पहले कौन सा पॉइंट आ रहा है, लैंड, लैंड एट कॉस्ट। यहाँ पर लिखते हैं डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन जो भी होगा, और यहाँ पर नेट अमाउंट। लैंड एट कॉस्ट कितना है, 220, ये हम लोग सर 1000 में ही कर लेते, लैंड एट कॉस्ट है 220। तो यहाँ पर लिखते हैं ग्रॉस वैल्यू 220। अच्छा, इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 770, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी 770। अच्छा, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल हम लोग का नोट नंबर 2 हो जाएगा। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसको हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल में इसको हम पुट कर देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू है हम लोगों का 96, तो डायरेक्टली लिख देते हैं, जिसपे नोट बनाना जरूरी नहीं है हम वो नहीं बना रहे। तो ट्रेड रिसीवेबल में 96 लिख, ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल, डायरेक्टली इस पे लिख देते हैं 96। अच्छा, उसके बाद है इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है 86, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 86 ये वाला इन्वेंट्रीज में लिख देते हैं 86। अच्छा, इसके बाद बैंक है 20, एडजस्टेड परचेज बैंक है 20, इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ नहीं है, तो बैंक 20 ये यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये सब का नोट का जरूरत नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। एडजस्टेड परचेज 320 बोला है, तो एडजस्टेड परचेज तो इसमें नोट क्या बनाए, सब एडजस्ट करके ही दे दिया है। तो यहाँ पर इसका मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एक्चुअली ये वाला पॉइंट है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो है वो हम लोग का एडजस्टेड परचेज हो गया है 320। तो हम लोगों ने कितना परचेज किया है 320, मतलब ये एडजस्ट करके हो गया, ओपनिंग में जो खरीदा था, करंट ईयर में जो खरीदा था, और जो रह गया, मतलब एडजस्टेड परचेज यही वाला है। फिर यहाँ पर हम लोग का फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसका नोट बनेगा फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब का नोट बन जाएगा अदर एक्सपेंसेस बोल के। तो यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस का नोट नंबर 2 बना लेते हैं। नोट नंबर 2, अदर एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60 रुपीज। अच्छा, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 30, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 30 रुपीज। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंसेस 30, सेलिंग एक्सपेंसेस 30 रुपीज। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर डिवेंचर इंटरेस्ट यानी कि फाइनेंस कॉस्ट, इसका नोट बना लेते हैं थोड़ा जगह रख के। और कोई एक्सपेंस आएगा क्या, डेबिट साइड तो खत्म होने को आया और तो कुछ है नहीं, तो ये भी हम लोग यहाँ पर ही क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं नोट नंबर 3 जो कि है फाइनेंस कॉस्ट। इसका मैंने इसीलिए बना लिया क्योंकि ये फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे तो यहाँ रिकॉर्डेड नहीं है, तो फाइनेंस कॉस्ट में हम लोग का डिवेंचर इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसको अलग से लिख लेते हैं, डिवेंचर
इंटरेस्ट, तो डिवेंचर इंटरेस्ट का वैल्यू है यहाँ पर 20 प्लस ये 20 रहेगा, और ये हो गया 336 120। तो ये नोट नंबर 3 हम लोग का हो गया। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है इंटरिम डिविडेंड पेड, ये रिजर्व सरप्लस से लेस होना चाहिए। तो इसके बाद नोट नंबर 4 रिजर्व सरप्लस का बना लेते। नोट नंबर 4 रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 4। अच्छा, रिजर्व सरप्लस में सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पर ये तो लेस होके बैठेगा, उसके पहले जनरल रिजर्व ये सब लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पीएल से लेस करके दिखा देते हैं इंटरिम डिविडेंड पे। पीएल से लेस करके दिखा देते, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेस, ऐसे करके लेस लिख के दिखाते हैं इंटरिम डिविडेंड, ये लेस होगा जो भी प्रॉफिट का अमाउंट होगा उससे। तो ये है 18 रुपीज। अब बाकी डेटा जब लिखेंगे तब इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हम लोग का शेयर कैपिटल का हो जाएगा। तो नोट नंबर 4 के लिए और भी थोड़ा सा जगह चाहिए, यहाँ पर थोड़ा जगह रख देते हैं, और यहाँ पर नोट नंबर 5 बना देते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड बोला गया था क्वेश्चन में, नीचे दिया हुआ था। तो ऑथराइज्ड जब दिया हुआ रहेगा तो हमें जरूर डिस्क्लोज करके दिखाना पड़ेगा। तो ऑथराइज्ड है 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, यानी 400 कर देते, क्योंकि देखो ये हो जाएगा 4 लाख, वैसे तो 4 लाख हो रहा है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 1000 करो, तो वहां से हम लोग को 0 0 कैंसिल हो जाने पे ये 400 बचेगा। एक्चुअली हम लोग ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही इन 1000 में कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां से हम लोग का नोट स्टार्ट हुआ है यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके इन 1000, ये पूरा का पूरा जो अमाउंट कॉलम जहां भी होगा वहां पर ऐसे करके इन 1000 लिख देंगे, तो फिर समझ में आ जाएगा कि ये पूरा हम लोगों ने इन 1000 में बनाया है। तो ये हो गया 400, 400 वैल्यू आ रहा है, ठीक है, 400,000। इसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा था। इक्विटी शेयर मतलब इशूड पेड अप, ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब एंड इशूड सब्सक्राइब पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप, ऐसे लिखना चाहिए। पहले इशू होता है, फिर सब्सक्राइब होता है, फिर कॉल होता है। तो कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो यहाँ पर है 300 पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? ये हो जाएगा हम लोग का 300 है, तो मतलब ये 10 है, ये 300,000 है, तो 300,000 डिवाइडेड बाई 10 करने से 30,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 30,000, नंबर हो रहा है 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और ये कैलकुलेट करने से हो जाएगा 3 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाई 1000 करने से 300 बचेगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये हम लोग का शेयर कैपिटल में चला जाएगा, ये वाला पॉइंट। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। उसके बाद दिया है 10% डिवेंचर, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट हो जाएगा। तो नोट नंबर 6 लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग। 10% डिवेंचर 200, 10% डिवेंचर ये 200 होगा, ये भी इन 1000 में लिखना पड़ेगा। अच्छा, 200 का 10% यानी इंटरेस्ट एक बार चेक कर ले कितना होना चाहिए। 200 का 10% यहाँ पर इंटरेस्ट होना चाहिए 20, ठीक है, इंटरेस्ट 20 होना चाहिए। फाइनेंस कॉस्ट देखते हैं कितना था, 20 था, मतलब फुल्ली पेड है, ठीक है। अगर पूरा पेमेंट नहीं किया हुआ होता, मतलब कुछ आउटस्टैंडिंग होता, तो हमें चेक करके वहां पर देखना पड़ता। अब जनरल रिजर्व बताए 130, ये सरप्लस जो बना था यहाँ पर चला जाएगा जनरल रिजर्व। तो पीछे लिख लेते हैं जनरल रिजर्व।
जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का वैल्यू है 130। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रीवियस ईयर का होगा, अभी तक तो कैलकुलेट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस है 72, ये प्रीवियस वाला प्रॉफिट एंड लॉस होगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर लिखते हैं पीएल ओपनिंग बैलेंस, पीएल का ओपनिंग बैलेंस है 72, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 72। अच्छा, इसके बाद है सिक्योरिटीज प्रीमियम 40, ये जनरल रिजर्व के बाद लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम है हम लोग का 40। अच्छा, फिर सेल्स है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चला जाएगा, ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका नोट नहीं बना रहे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 700 लिख देते क्योंकि सेल में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहाँ पर 700 लिख दिया। सेल का डेटा चला गया। ट्रेड पेबल, ये भी डायरेक्टली लिख देंगे 52, ट्रेड पेबल ये भी डायरेक्टली लिख देते हैं 52, ये वाला। अच्छा, इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और सस्पेंस अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, अब ये वाला, ये लैंड का वैल्यू जो है ये 3,60,000, मतलब इसको डिवाइडेड बाय 1000 करने से हम लोग को पता चल जाएगा कि इन 1000 कितना हुआ, 360 रिवैल्यूड हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसका वैल्यू चेक करते हैं, देखो कैसे लिखेंगे। 360 रिवैल्यूड हो गया, तो इसका लैंड यहाँ पर दिखाएंगे, लैंड एट कॉस्ट इतना हो गया, नेट अमाउंट अभी हुआ है 360। ठीक है, तो एप्रिसिएशन कितना हुआ है 100, कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस देखो, 360 माइनस 220, तो इसका मतलब 140 का क्या हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है, ये वाला। ठीक है, मैंने एप्रिसिएशन लिख दिया, ये अप्रोक्स नहीं लिखा है, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ा है वैल्यू। ठीक है, अब प्लांट मशीनरी का यहाँ पर क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, देखो सस्पेंस अकाउंट पहले बता रहा है कि 4000 का जो है कैश रिसिप्ट हुआ है प्लांट मशीनरी को बेच के। ठीक है, 400 का कैश रिसिप्ट हुआ है 4000 का, और यहाँ पर मशीन जो बिका है उसका कॉस्ट था 10,000, जो मशीन सेल हो गया उसका कॉस्ट है 10,000, और डिप्रिशिएशन उस पे था 8,000। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो प्लांट मशीनरी, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन, हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी, इसका अभी का कॉस्ट है 770, ये पूरे कॉस्ट में ही दिख रहा है, टोटल ऑफ प्लांट मशीनरी का कॉस्ट दिख रहा है 770। इसमें से जो सेल हो गया उसका कॉस्ट कितना है, जो मशीन सेल हो गया उसका कॉस्ट है 10,000। अब हमें सारा चीज इन 1000 लिखना है, तो यहाँ पर मुझे 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 10। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 760 का जो है एसेट बचा हुआ है। ठीक है, एसेट बचा हुआ है। अब इस पे हमें डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा, 760 रुपीज का जो एसेट बचा हुआ है उस पे हमें डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो एसेट बिक गया उस पे अभी तक डेप्रिसिएशन लगा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 लगा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ पर करके दिखाते हैं डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे नेट अमाउंट लिख देंगे। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, पहले से पूरे एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ था वो ये प्रोविजन से पता चल रहा है, 172 पहले से डेप्रिसिएशन लगा हुआ था। ये कौन से वैल्यू पे लगा हुआ था, ये वाला। यहाँ पर एक काम करते हैं ना, इसको जो है ऐसे करके लाइन लगा देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा, ये प्लांट मशीनरी का है। तो प्लांट मशीनरी का 770 पे अभी तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 172, इसमें से माइनस मुझे करना पड़ेगा 8 मतलब ये 8,000 वाला डेप्रिसिएशन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तो वहां पर हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि टोटल डेप्रिसिएशन इतना, जो एसेट बिक जाएगा उस पे अभी तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगा है वो अमाउंट हमें टोटल डेप्रिसिएशन से डिडक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो एसेट चला जाएगा उसका डेप्रिसिएशन भी हमें डिडक्ट कर देना पड़ेगा।
हम यहाँ पर अकाउंट बना के भी दिखा देंगे, ठीक है। और जो भी एसेट बचा हुआ है उस पे अभी कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, इस साल 10% नॉर्मली डिप्रिसिएशन चार्ज होता है कॉस्ट पे। तो 760 ये क्या है, ये कॉस्ट ही दिख रहा है, क्योंकि ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, तो इस पे 10% यानी 76 रुपीज का डिप्रिसिएशन होगा। तो ओवरऑल डिप्रिसिएशन हम लोग का यहाँ पर डिडक्ट जितना होके ये वैल्यू आएगा, ये करेंट ईयर में चार्ज हो रहा है, ठीक है। हम अकाउंट बना के भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 172 माइनस 8 प्लस 76, तो ये हो गया 240 माइनस 760, तो ये आ रहा है 520 रुपीज। और ये टोटल करने से ये हो गया 880, ये हम लोग का पीपी में चला जाएगा, ठीक है। पीपी में 880 चला जाएगा। नोट नंबर 1 880 ये पीपी में ये नोट चला जाएगा। हम एक बार फिर से ये जो सिस्टम था डिप्रिसिएशन का वो हम यहाँ पर डिटेल्स में बता देते हैं। यहाँ पर अकाउंट बना के दिखा देते हैं, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक ही बात होता है, ठीक है। और होता है एस प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल। एक्चुअली जब प्रोविजन अकाउंट बनता है तो प्रोविजन के थ्रू से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, प्रोविजन अकाउंट क्रिएट करके तब 3 अकाउंट बना दिया जाता है नॉर्मली, प्लांट मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड मतलब एसेट, यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है। ये मैंने लिखा है प्लांट मशीनरी, एसेट का नाम है, डिस्पोजल मतलब जो डिस्कार्ड हो जा रहा है, इस तरह से बनाना चाहिए। अब देखो ओपनिंग बैलेंस प्लांट का कितना हो जाएगा, ये देखो ओपनिंग बैलेंस जो है प्लांट टोटल कितना है 770 का, तो ये एसेट है तो टू बैलेंस बीडी, ये हो गया 770। और अभी तक जो डिप्रिसिएशन लगा है वो प्रोविजन 170, तो यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी ये लाइबिलिटी है। नॉर्मली डिप्रिसिएशन चार्ज करने से एंट्री होता है डिप्रिसिएशन टू एसेट, लेकिन अगर प्रोविजन क्रिएट करके करते हैं तो डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन होता है। अब ये जो डिस्पोजल अकाउंट है वहां पर क्या लिखना पड़ता है, वहां पर ये लिखना पड़ता है जो एसेट बिक जा रहा है उसका कॉस्ट कितना था। अब देखो ये क्योंकि कॉस्ट में बनता है तो ये पूरा हम लोग को विदाउट डिप्रिसिएशन दिखा रहा है, मतलब ये परचेज वैल्यू पे दिखा रहा है या फिर एक्वर्ड वैल्यू पे दिखा रहा है। इसमें से 10,000 यानी कि 10, क्योंकि 1000 से डिवाइड करेंगे, 10 रुपीज का इन 1000 में मशीन जो है वो डिस्कार्ड हो गया है, तो यहाँ पर 10 रुपीज का अगर मशीन चला जाएगा तो उसे इधर लिखना पड़ेगा। तो मशीन आने से प्लांट मशीनरी डेबिट, तो चले जाने से प्लांट मशीनरी क्रेडिट होगा, आने से प्लांट मशीनरी टू कैश, चले जाने से क्या होगा, चले जाने से हमें लिखना पड़ेगा टू प्लांट एंड मशीनरी, और डेबिट हम लोग करेंगे डिस्पोजल अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है। इस तरह से होता है जब हम लोग प्रोविजंस अकाउंट के थ्रू से करते हैं, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं कि जो एसेट बिक जा रहा है उसका कॉस्ट 10 है, उस पे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, उस पे डेप्रिसिएशन लगा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल के हम लोग को दिखाना पड़ेगा 8। कैसे पता चला, यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे रखा था कि अभी तक जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 8000 है, डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया, 8 हो गया। अब बेच के जो पैसा आया उसे कैश या बैंक बोलेंगे, कैश एंड बैंक टू मशीन डिस्पोजल या एसेट डिस्पोजल, तो 4000 आया है, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 4 रुपीज हो जाएगा। अब एसेट बेच के प्रॉफिट है कि लॉस, सीधा देखो 10 रुपए का मतलब इन 1000 में है, तो 10 का एसेट बेचा जिसपे अभी तक टोटल डिप्रिसिएशन 8 लगा था, मतलब एसेट का वैल्यू 2 था, बिका है 4 में, तो 2 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तो 2 पीएल बोल के यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 रुपीज आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, टोटल करो 12, यहाँ पर भी हो गया 12। अब क्रॉस पोस्टिंग कुछ होगा, क्या होगा, ये डेप्रिसिएशन मुझे खाली करना पड़ेगा, मतलब ये टोटल 172 अभी तक का इस पे डेप्रिसिएशन है, लेकिन इसमें से अगर 10 का एसेट चला जा रहा है तो उस 10 के एसेट पे जितना प्रोविजन है वो भी हमें यहाँ से डिस्कट करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है। ऐसे करके होता है अकाउंटिंग, जब डेप्रिसिएशन सीखते हैं तो उसमें ये भी एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर 8 हो गया। अब देखो कितना डेप्रिसिएशन जो है बचा हुआ है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो बच रहा है टू बैलेंस
सीटी। अच्छा, यहाँ पर करंट ईयर का भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, फिर ही बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, पहले करंट ईयर का भी निकालेंगे ना, तो इस साल में तो डेप्रिसिएशन लगेगा बचे हुए मशीन पे। तो पहले मशीन कितना बच रहा है वो निकाल लेते। 770 से 10 रुपीज का मशीन चला गया, तो बाई बैलेंस सीटी जो मशीन बच रहा है वो हो गया है 760 का। तो अभी इनके पास 760 रुपीज का मशीन है। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने अभी एंट्री बताया, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट नहीं होता है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है। तो यहाँ पर हो गया 76, तो ये हो गया 248। तो 248 टोटल, तो यहाँ पर माइनस करो 240 होगा। चेक करके देखो 240 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। टोटल डेप्रिसिएशन था 172, उसमें से 8 डेप्रिसिएशन हम लोग पूरा हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये 8 रुपीज जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है जिस मशीन पे, वो मशीन बिक जा रहा है, तो टोटल पूरा हट जाएगा। तो 172 से 8 लेस करने से आ गया 164, और इस बार का डेप्रिसिएशन हुआ 76, तो टोटल कर लो। तो यहाँ पर हो गया 240। तो टोटल डेप्रिसिएशन क्या दिख रहा है? 240। ये क्या दिख रहा है? जितने भी मशीन बचे हुए हैं उस पे टोटल अभी तक का डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया 240। एक्चुअली अकाउंटिंग इस तरीके से होता है, मैंने एक बार बता दिया कि अकाउंटिंग किस तरीके से होता है, तो ये एक बार जो है क्लियर हो जाएगा। बाकी देखो, ऐसे करके करना जरूरी नहीं है, हम लोगों को ऐसे करके ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये हम लोगों का मतलब बोल सकते हैं कि थोड़ा प्रीवियस पार्ट होता है, लेकिन अभी के लेवल के हिसाब से हमें इस तरह से करने से जल्दी भी होता है, और इस तरीके से करने से प्रेफरेबल होगा। अब इतना अकाउंट बनाएंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार ये चीज को समझ लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब यहाँ पर देखो, हम लोग का ये मैंने टोटल करके दिखा दिया। अब डिप्रिशिएशन यहाँ पर हम लोग का ये 240 आया। ठीक है, 240 माइनस करने से ये आ जाएगा। अब हम लोग को डिप्रिशिएशन का अमाउंट कहाँ पर दिखाना पड़ेगा? डिप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में दिखाना पड़ेगा, और एसेट का वैल्यू 880 जो मैंने पीपी में दिखा दिया। अब डिप्रिशिएशन यहाँ पर हम लोग कौन सा दिखाते हैं? डिप्रिशिएशन यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं जो हम लोगों का करेंट ईयर का है। तो करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन देखो अकाउंट से भी पता चलेगा कितना है, 76, तो यही वाला दिखाना पड़ेगा। तो करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन 76, नोट नंबर 1 ही लिख देते हैं यहाँ पर 76, 76 हो। ठीक है, अच्छा, और कौन सा बाकी है? और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब बस हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा। अदर एक्सपेंसेस है 120, नोट नंबर 2। अदर एक्सपेंसेस है 120, नोट नंबर 2। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट है नोट नंबर 320। फाइनेंस कॉस्ट है नोट नंबर 3, ये हो गया 20। एम्प्लॉय बेनिफिट है नहीं इस क्वेश्चन में। चेंजेस इन इन्वेंट्री, इसके लिए तो हमें ओपनिंग स्टॉक पता होना चाहिए, चेंजेस इन इन्वेंट्री चेक करने के लिए। रिजर्व सरप्लस ये पूरा नहीं बनाया। अच्छा, ये वाला बन गया है। यहाँ पर डिवेंचर ये भी कंप्लीट हो गया 200। ठीक है, अच्छा, बस और तो कुछ नहीं होगा। ये वाला भी हम लोग का नहीं बनेगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री, क्योंकि है नहीं हम लोग के पास इसका डेटा। अच्छा, अदर इनकम ये वाला होगा। देखो अदर इनकम होगा, क्यों? क्योंकि जो हम लोग प्रॉफिट या लॉस जो भी अर्न हुआ है हम लोग का एसेट बेच के, वो तो आना चाहिए ना। तो नोट नंबर 7 इसमें लिखेंगे अदर इनकम, एसेट बेच के जो आया। ठीक है, लेकिन पीएल में हम लोग क्या लिखते हैं? कैश का वैल्यू तो नहीं लिखते, पीएल में हम लोग लिखते हैं जो प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया वो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। तो यहाँ पर सेल वैल्यू 4 लेस कर देते हैं बुक वैल्यू, बुक वैल्यू 2। कैसे 2 आया? 10 माइनस 8। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 2, ओवरऑल एडजस्ट करके 2 आ गया। तो हम लोग को अदर इनकम में दिखाना पड़ेगा वैल्यू 2। तो अब टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 702। अच्छा, इसका टोटल करेंगे 320 प्लस 20 मतलब 340, 340 और 76 536। 536। अच्छा, अब इसको लेस कर देते, 536 माइनस 702 166।
अच्छा 166 पॉइंट करते 166, ठीक है। टैक्स नहीं था तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इतना ही आ जाएगा। ये 166 आ गया करंट ईयर का प्रॉफिट। अच्छा शेयर कैपिटल का भी हम लोग को नोट मिल गया था, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो शेयर कैपिटल का नोट हम लोग का है ये वाला नोट नंबर 5 300, नोट नंबर 5 300। ये वाला पॉइंट बाकी है। रिजर्व सरप्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये भी हम लोगों ने लिख लिया है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में नोट 6 200, नोट 6 200, ये टोटल करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर पीपीई और ये सब हो गया, इसका टोटल कर सकते हैं 880 86, ये कितना हो जाएगा 880 86 1082 108, ये भी 1082 होने से फिर टैली हो जाएगा। देखते हैं कितना हो रहा है। रिजर्व सरप्लस बाकी है। अच्छा रिजर्व सरप्लस में नोट नंबर 4, ठीक है, यहाँ 4 लिख लेते हैं और नोट कंप्लीट करते हैं। ओपनिंग जो है हम लोगों को ये तो पता चल गया कि ओपनिंग कितना था पीएल का, और अभी अभी हम लोगों ने जो करंट ईयर का पीएल का वैल्यू निकाला वो आया 166, ठीक है, तो उसको भी लिखेंगे। प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं तब हो जाए। प्रॉफिट करेंट ईयर, ठीक है 166, तो टोटल कितना प्रॉफिट अवेलेबल है 238, और हम लोग को डिविडेंड देना है 18, तो आराम से यहाँ से दे सकते हैं। तो लेस कर देते हैं इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड था 18, तो 18 डिविडेंड दे देंगे। तो इसके बाद पीएल का बैलेंस बचेगा 220, ठीक है, पीएल का 220, जनरल रिजर्व में 130 और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 40, तो कितना हो जाएगा अच्छा हाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व भी था शायद यहाँ पर, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो लैंड का, ये देखो यहाँ पर हर ये सारा ट्रीटमेंट दो जगह होना चाहिए ना। ये देखो ये तो डिस्क्लोज करने का है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। और ये बता रहा है कि वैल्यूअर ने 360 पे लैंड को रिवैल्यूट किया, तो वैल्यू बढ़ गया। कितने से बढ़ा, यहाँ पर मैंने दिखाया था पीपीई वाले नोट में। ये देखो 140 से एप्रिसिएशन हुआ। अब रिवैल्यूएशन होने से एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी लैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्रिसिएशन हुआ है तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, यही तो एंट्री होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व क्रिएट हुआ क्योंकि नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा दो जगह पे पुट होता है, ठीक है। तो एक यहाँ पर पुट हो जाएगा 140 का एप्रिसिएशन हुआ है, तो ये भी हम लोगों को ऐड कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब टोटल करते हैं, तो 140 130 मतलब 270 270 और 40 310 और 220 530 आ रहा है, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में कितना आ जाएगा 530 आ गया। अब इसको यहाँ पर लिख के टोटल करके देखना, 530 प्लस ये 300 और 200 500, मतलब 1030 प्लस 52, 1030 प्लस 52, तो ये हो गया 1082। हाँ टैली हो रहा है 1082। तो देखो हर जो इन्फॉर्मेशन हम लोग का एडिशनल होता है वो दो जगह पे यूज होता है। जैसे देखो डिविडेंड वाला तो हम लोग को यूज करना ही नहीं है, ये 2 अप्रैल का, ये हम लोग का डिस्क्लोज मैटर है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, ये ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर ये देखो दो जगह पे यूज किया। एक बार तो हम लोगों ने एप्रिसिएशन की वजह से लैंड के वैल्यू में चेंजेस दिखाया, मतलब एक बार पीपी में इसका इम्पैक्ट आया, एक बार रिजर्व सरप्लस में इसका इम्पैक्ट आया। डिप्रिशिएशन का इम्पैक्ट भी दो जगह पे आया, एक बार हम लोगों ने पीएल में इसका इम्पैक्ट दिखाया और एक बार बैलेंस शीट में आया, एसेट का वैल्यू चेंज होके दिखा। और ये भी हमारा दो जगह पे इसका इम्पैक्ट आया। एक बार तो जो सेल हुआ, सेल से जो अर्निंग हुआ वो हम लोगों ने पीएल में दिखाया, सेल से जो अर्निंग हुआ, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने डिप्रिशिएशन, इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोगों ने डिप्रिशिएशन भी कैलकुलेट किया। तो पीएल में गया और बेचने के बाद जो एसेट का वैल्यू टोटल में कम हुआ, तो ये इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में भी आया, क्योंकि एसेट का वैल्यू 10,000 से कम हो गया और बचे हुए एसेट पे हम लोगों ने उस हिसाब से डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन कुछ थोड़ा अलग अलग इंफॉर्मेशन भी था, तो एक बार हम लोग का जो है प्रैक्टिस हो गया। अच्छा इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 6 ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 भी लास्ट क्लास में किया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अच्छा, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोला है कि कौन सा बैलेंस शीट में कहां पर जाएगा वो बताने के लिए। ठीक है, ये पूछ लेंगे। ये छोटा सा ही क्वेश्चन है। ये इफेक्टिव कैपिटल का है जो मैंने अभी तक नहीं बताया है। इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ये वाला करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हम लोग का जो है फाइनल अकाउंट्स के तरह है। देखो यहाँ पर बोल रहा है 31 मार्च बोस एंड सेन लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस। ठीक है, आफ्टर प्रिपेयरिंग पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। मतलब लेजर का क्लोजिंग बैलेंस है। इक्विटी शेयर कैपिटल ये शेयर कैपिटल में जाएगा। जनरल रिजर्व रिजर्व सरप्लस में जाएगा। ठीक है, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस इन कॉर्पोरेशन बोला है तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा। secured by hypothecation of plant and machinery repayable within 1 year 2 लाख। ये वाला पॉइंट देखो, ये तो हम लोगों का चला जाएगा शेयर कैपिटल में। इसको अगर नीचे कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा उसके साथ प्रेजेंट कर देंगे। ये रिजर्व सरप्लस में जाएगा। ये लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 10,50,000 नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ो। बोल रहा है कि secured by hypothecation of plant and machinery repayable within 1 year 2 लाख। बोल रहा है कि लोन के यहाँ पर दे रखा है। बोल रहा है कि ये लोन को सिक्योर्ड लोन है ये। ठीक है, लोन सिक्योर्ड भी होते हैं अनसिक्योर्ड। अगर मॉर्गेज होता है तो उसे सिक्योर्ड बोलते हैं। सिक्योर्ड कैसे किया गया है, इस पे जो मॉर्गेज रखा गया है जिसको हाइपोथिकेशन बोला जाता है वो है प्लांट मशीनरी को रखा गया है। और ये लोन का अमाउंट जो हाइपोथिकेट करके किया गया है वो है 2 लाख, जो कि हमें पे कर देना है विद इन 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के अंदर अगर हमें 2 लाख रुपए पे करना पड़ेगा तो ये हम लोग का शॉर्ट टर्म बोरिंग हो जाएगा। 1 साल के अंदर जो लोन का अमाउंट पे करना पड़ता है वो तो हम लोग का शॉर्ट टर्म बोरिंग हो जाएगा ना। तो इसमें 10,50,000 में 2 लाख हम लोग का शॉर्ट टर्म बोरिंग भी है। ये इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है। तो ये सब सही सही डिस्क्लोज करने आना चाहिए। फिर अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बता दिया है तो ठीक है, ये अनसिक्योर्ड लिखेंगे और लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस पेबल विद इन 6 मंथ। 6 मंथ्स के अंदर जिन सन्ड्री क्रेडिटर को पे करना है वो है 14 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस ये हम लोग का रिजर्व सरप्लस में जाएगा। ये तो हम लोग का ट्रेड पेबल में जाएगा। और ये पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा एक्सेप्ट दिस अमाउंट, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग में जाएगा। और यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये हम लोग का शॉर्ट टर्म बोरिंग में जाता है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमेशा शॉर्ट टर्म बोरिंग में जाएगा क्योंकि ये 1 ईयर के लिए प्रोविजन होता है। हर साल टैक्स पे करना पड़ता है। डेबिट बैलेंस में कॉल सी एरियर ये इक्विटी शेयर कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा। लैंड जो है पीपी में जाएगा। बिल्डिंग ये भी पीपी में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी पीपी में जाएगा। फर्नीचर फिक्सचर पीपी में जाएगा। इन्वेंट्रीज क्लोजिंग स्टॉक है तो ये भी हम लोग का दोनों जो है क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्रीज जो है इन बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज में भी जाएगा। और चेंज इन स्टॉक अगर अवेलेबिलिटी होगा तो करना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। एडवांस जो है वो शॉर्ट टर्म एडवांस में जाएगा और शॉर्ट टर्म है बता भी दिया है। कैश इन हैंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। बैंक बैलेंस भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है ये हम लोग का अदर एक्सपेंसेस में जाता है। पेटेंट ट्रेडमार्क ये इंटेंजिबल एसेट में जाएगा। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है। इक्विटी शेयर्स यहाँ पर बोला है 4,20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स वर एलोटेड एज कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। तो जितना भी इक्विटी शेयर इशू हुआ है उसमें से लैंड एंड बिल्डिंग के लिए इतना इशू किया गया है। मतलब इशूड अदर देन कैश। तो इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये नहीं बोल रहा है कि नया कोई इशू हुआ है, बोल रहा है कि उसमें से इतना जो है लैंड एंड बिल्डिंग के लिए हुआ है। तो इसका मतलब ये अदर देन कैश हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी तो चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है। तो उसके हिसाब से हम लोग एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन चेक कर सकते हैं। हमें रेट नहीं बोला है, वैल्यूज बता दिया है प्रीवियस और अभी का। ट्रेड रिसीवेबल ये 3,80,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि 6 मंथ से ज्यादा बाकी वाले कौन से ट्रेड रिसीवेबल है और अदर कौन से। अमाउंट ऑफ बैलेंस विद बैंक इंक्लूडेड 18,000 विद बैंक विच इज नॉट ए शेड्यूल बैंक। तो हमें दिखाना पड़ेगा शेड्यूल बैंक के पास कितना बैंक बैलेंस है और जो शेड्यूल बैंक के पास नहीं है वो कितना है। हम लोग डिडक्ट करके दिखा देंगे। टोटल बैंक बैलेंस में से 18,000 को अलग डिस्क्लोज करेंगे। डिपॉजिट ऑफ 5 लाख आर फॉर पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। तो डिपॉजिट जो है इसमें से 5 लाख वो 9 मंथ्स के लिए किया गया है। तो टोटल से ये 3 पार्ट अलग अलग दिखाना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड्स 2 लाख फ्रॉम ए बैंक एंड 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। तो अनसिक्योर्ड लोन जो ऊपर टोटल दिया हुआ था ना उसमें हमें दिखाना पड़ेगा कि बैंक से 2 लाख का लोन लिया गया है। अदर रिलेटेड पार्टीज
जो है उनसे 1 लाख का लोन लिया गया। एंटायर अमाउंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न ऑफ बाय एडजस्टिंग फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से ये राइट ऑफ करने के लिए बोल रहा है, पीएल से नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको वहां नहीं दिखाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को बोला है कि जनरल रिजर्व से राइट अप करो। और देखो क्वेश्चन भी क्या बोला है, प्रीवियस ईयर के यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव प्रीवियस ईयर फिगर्स, मतलब प्रीवियस ईयर फिगर्स मतलब कॉलम जो बनता है वो तो 2 साल का बनता है ना, एक्चुअली जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं 2 साल का बनाना चाहिए, मतलब करेंट और प्रीवियस अगर हमें डेटा दिया हुआ है तो। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर का मत बनाओ, वैसे भी हम लोग नहीं बनाते हैं, फिर ये बता दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। हमें सिर्फ बैलेंस शीट बना के दिखाना है शेड्यूल 3 के हिसाब से, यहाँ पर पीएल नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बना के दिखाना है, ठीक है। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बोस एंड सेन लिमिट बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2001। अमाउंट, नोट नंबर, पर्टिकुलर, यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें शेयर होल्डर फंड मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है, शेयर होल्डर अब तो हैबिट हो गया होगा। शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस। 2 में नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग। फिर थर्ड पॉइंट में आ जाएगा करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, ठीक है, ट्रेड पेबल। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी था, बताया था कि 2 लाख ऐसा है कि जो हमें कितने टाइम के अंदर पे कर देना है, तो ये हम लोग का पॉइंट बी हो जाएगा। और सी में लिख देते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि हम लोग का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बताया था। और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ये टोटल हो जाएगा। अब एसेट्स, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, ठीक है, नॉन करेंट एसेट में पीपीई, पीपीई और इसमें इंटेंजिबल भी था, इंटेंजिबल। फिर ये 1 दे दिया मैंने। 2 में करंट एसेट, इसमें इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हम लोग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नोट कौन सा बनेगा, इक्विटी शेयर का ही दे रखा है, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल का नोट ही बन जाए। नोट टू अकाउंट, नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। यहाँ पर लिखेंगे ऑथराइज्ड तो कुछ बताया नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल ही बता रखा है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू सब्सक्राइब कॉल्ड। अब इसमें कॉल्स इन एरियर भी था, तो कॉल्ड अप भी लिखते हैं, पेड अप तो पूरा नहीं है, तो फिर माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, ये कितना है, ये है हम लोगों का 70 लाख बोल रहा है, डिवाइडेड बाय 7 करने से 7 लाख, 7 लाख
इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ब्रैकेट में लिखेंगे आउट ऑफ दिस, इसमें से कितना हम लोग का लैंड या बिल्डिंग ऐसा कुछ दिया हुआ था प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग 4,20,000, तो यहाँ पर लिखेंगे आउट ऑफ दिस 4,20,000 शेयर्स हैव बीन issued for consideration other than cash, कंसिडरेशन बस वही लैंग्वेज देख के ही लिखना है, अदर देन कैश, तो ये हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। हम लोग डायरेक्टली इसको वैल्यू वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन हम लोग को डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 लाख इंटू 10, तो 70 लाख। और यहाँ एक कॉल्सिन एरियर था, ये मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर देखा भी था, ये देखो कॉल्सिन एरियर था, क्रेडिट साइड भी मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पर ये नीचे दिया था, कौन सा लग रहा है, लोन ये अनसिक्योर्ड, अच्छा प्रॉपर्टी ऑफ प्रोविजंस, ठीक है मिल जाएगा, अभी तो नहीं दिख रहा है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं तो होगा। ये रहा कॉल्स इन एरियर, हाँ ये लॉस है, डेबिट साइड में दिखेगा 7,000, ठीक है कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर इसीलिए लाइन बाय लाइन करना ही ठीक है, ढूंढने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर 7,000 और कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो इसको माइनस करने से हम लोग का आ जाएगा 993, 69,93,000, ठीक है, ये हम लोग का पहला वाला पॉइंट क्लोज हो गया। अच्छा इसके बाद जनरल रिजर्व है, तो रिजर्व सरप्लस, नोट नंबर 2, ये बन जाएगा रिजर्व सरप्लस का। रिजर्व सरप्लस में सबसे पहले हम लोग को दे रखा है जनरल रिजर्व, इसमें से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी बोला है, ठीक है, अभी लाइन बाय लाइन ही लिखते हैं, नहीं तो फिर ढूंढने से ज्यादा टाइम लगेगा। 15,49,100, ठीक है, 15,49,100 रिजर्व सरप्लस के लिए हम यहाँ पर जगह रख देते, इतना से हो जाएगा। फिर नोट नंबर 3 हम लोग का हो जाएगा लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग बना लेते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसमें हम लोग का दो तरह का लोन है, एक है सिक्योर्ड और एक है अनसिक्योर्ड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो सिक्योर्ड लोन जो है और यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन है, तो यहाँ पर बोला है देखो सिक्योर्ड जो है वो हम लोग का टर्म लोन हो जाएगा। नॉर्मली ये सारे लोन को जो मतलब मोर देन 1 ईयर हो जाएगा तो हम लोग इसको टर्म लोन बोलेंगे, ठीक है, मतलब एक टर्म पीरियड के हिसाब से हमें पे करना है। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं ये टर्म लोन कहाँ से लिया गया है, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन यहाँ पर जो है सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रीपेबल विद इन 1 ईयर 2 लाख, ये हम लोग का हो जाएगा शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, ये हम लोग का शॉर्ट टर्म लोन है जो हम लोग का सिक्योर्ड है। जो हम लोग का ये देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा जो है लिखने का पैटर्न इनका थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पर एक्चुअली ये 2 लाख जो है विद इन 1 ईयर वाला जो है इसका मतलब ये क्या है, ये हमें 1 साल के अंदर पे करना है, मतलब ये शॉर्ट टर्म बोरिंग हो जाएगा, मतलब 10,50,000 में 2 लाख शॉर्ट टर्म बोरिंग है और बाकी जो बचता है यानी 8,50,000 ये हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरिंग हो जाएगा। तो ये टर्म लोन हम लोग का कितना हो रहा है, 8,50,000 का हो रहा है। ये कैसे आ रहा है, यहाँ पर देखो ब्रैकेट में लिख देते 10,50,000 माइनस 2 लाख, ऐसे करके होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये कैसे सिक्योर्ड है, यहाँ भी लिख देते हैं सिक्योर्ड, क्योंकि सिक्योर्ड लोन है ना, तो सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड लोन कौन सा है? तो अनसिक्योर्ड यहाँ पर है लॉन्ग टर्म 8,47,000। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन है 8,47,000। इसका भी पार्ट होगा, देखो अनसिक्योर्ड वाला जो है ना, इसका यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ था। अनसिक्योर्ड लोन का द अमाउंट, अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड्स 2 लाख फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक लोन। बैंक से 2 लाख लिया गया है। अच्छा, इसके अलावा फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज 1 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे रिलेटेड पार्टी, यहाँ से लिया गया है 1 लाख। तो ये हो गया टोटल 3 लाख। और इसका कोई डिटेल्स नहीं है। बाकी यहाँ पर चेक करते हैं अनसिक्योर्ड लोन कितना था। टोटल यहाँ पर था 8,47,000, तो उसमें से 3 लाख पता चल गया है। तो बाकी हो जाएगा हम लोग का अदर्स बोल के। तो अदर्स बोल के यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये टोटल तो हम लोग का होना चाहिए 8,47,000, तो उसमें से 3 लाख चला गया, तो ये 5,47,000 होगा। तो जो बताया था वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर अनसिक्योर्ड 8,40,000 और 8,50,000, तो टोटल मिला के हो जाएगा 8 हो गया 16, और ये 47 7 9, मतलब 16,97, और ये 3 जीरो, 16,97,000, ये हम लोग का हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। अच्छा, इसके बाद ये शॉर्ट टर्म बोरिंग भी कर लेते हैं। ये जो 2 लाख वाला था पॉइंट, ये यहाँ पर रह जाएगा नहीं। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग यानी कि नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, शॉर्ट टर्म बोरिंग। यहाँ पर बोला है 2 लाख, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, करेंट मैच्योरिटीज। मतलब ये कैसे हुआ है ना, मतलब जो ये लोन है, ये 10,50,000 का ही लिया गया था पूरा, जो कि हाइपोथिकेटेड है बाय प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन इसमें से 2 लाख का लोन जो है वो 1 साल के अंदर हमें पे कर देना है, ठीक है। इसमें से 2 लाख वाला 1 साल के अंदर, यानी 2 लाख जो है वो हम लोग का शॉर्ट टर्म बोरिंग में आएगा। तो लिया गया है एक साथ, लेकिन एक लॉन्ग टर्म है एक शॉर्ट टर्म है, मतलब कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म है और कुछ पार्ट शॉर्ट टर्म है। तो करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, इंस्टॉलमेंट पेएबल, पेएबल या फिर रीपेएबल भी लिख सकते हो, रीपेएबल विद इन 1 ईयर, ऐसे होगा, ठीक है। मतलब करेंट जो मैच्योरिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग में 2 लाख इतना पोर्शन है अनसिक्योर्ड लोन के हिसाब से, जो हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग हो जा रहा है 2 लाख रुपीस का लोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बताया है कि ये जो लोन है 10,50,000 का, उसमें से 2 लाख का पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करना है। तो 1 साल के अंदर करना है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग होगा। तो क्या लिखेंगे, जो मैच्योर हो रहा है करेंटली, मतलब इसी साल के अंदर, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग इंस्टॉलमेंट, उसमें से मतलब जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट, मतलब जितना पार्ट हम लोग पे कर रहे हैं 1 साल के अंदर, वो 2 लाख है। तो 2 लाख का अमाउंट हम लोग का शॉर्ट टर्म बोरिंग में आ जाएगा। तो ये हम लोग का शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लोन का कंप्लीट हुआ। अब है क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रेड पेबल में, तो ये हो जाएगा 14 लाख। ट्रेड पेबल को हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 14 लाख। ट्रेड पेबल 14 लाख। अगर चाहो तो इसका भी नोट बना लो, ठीक है। ट्रेड पेबल हो गया। फिर अच्छा, इसका बनाना चाहिए विद इन 6 मंथ्स बोला है, ये अलग बोला है ना, मतलब विद इन 6 मंथ्स बता रखा है, तो हम लोग को इसको अलग से दिखाना चाहिए। तो इसको कुछ नहीं, जस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि 6 मंथ्स का कितना है। ये वाला क्रेडिटर फॉर ये पेबल विद इन 6 मंथ, अच्छा ये पूरा ही 6 मंथ्स वाला ही बता रहा है, ठीक है। तो ये हमें और अलग से दिखाने का जरूरत, नीचे तो बोला नहीं है कि 6 मंथ से ज्यादा का कुछ है, तो मतलब ये पूरा ही 6 मंथ्स का है। अगर नोट बनाओगे तो इसी चीज को लिख देना, सन्ड्री क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस पेबल विद इन 6 मंथ्स, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये हम लोग का नोट नंबर 5, नोट नोट नंबर
5। इसके बाद वाला बना लेते, ठीक है। क्रेडिटर का हम और नहीं बना रहे। प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो ऑलरेडी हम लोग का वहां पर पुट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग का है 7 लाख। यहाँ पर इनर कॉलम, ठीक है, आउटर में ही लिखते, पूरा एडजस्ट करके ही लिख देंगे। ये हो गया 7 लाख। अच्छा, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पर लिखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहाँ पर हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हो गया 8,16,900। बस यहाँ पर और कुछ नहीं आएगा, 8,16,900। अच्छा, फिर नोट नंबर 6, इसमें क्या आएगा देखते हैं। कॉल्सिन एरिया ये हम लोगों ने लिख लिया। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पर पीपी लिख लेते हैं। ग्रॉस वैल्यू, डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन पता नहीं है क्या है, और नेट। यहाँ पर लैंड है 14 लाख, बिल्डिंग है 20 लाख 50। अच्छा, लैंड है 14 लाख, बिल्डिंग है हम लोग का 20 लाख 50, और यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ था वो एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ था, ये देखो, ये ओपनिंग है। कैसे पता चला? ये देखो, बिल्डिंग 28 लाख बोल रहा है, जबकि यहाँ पर बिल्डिंग कितना बता रहा है? बिल्डिंग बता रहा है 20,50,000। इसका मतलब बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है। लेकिन इसका ये ओपनिंग बैलेंसेस है, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। इसीलिए बोला था ओपनिंग बैलेंस लिखने का जरूरत नहीं, मतलब जो नोट्स टू अकाउंट्स या फिर बैलेंस शीट में सोल्यूशन में 2 कॉलम बना के करने का जरूरत नहीं। ये देख के पता चल गया, क्योंकि वैल्यू जो है ये हम लोग का, ये यहाँ पर ज्यादा है और वहां पर कम है, ठीक है। तो बिल्डिंग जो है इसका वैल्यू 28 लाख था, इसका मतलब, ठीक है। ये देख के हम लोग को लिखना पड़ेगा। प्लांट मशीनरी 49 लाख, प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा 49 लाख, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 49 है। फर्नीचर फिक्सचर 4,37,500, फर्नीचर फिक्सचर 4,37,500। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आया हुआ है। लैंड का तो यहाँ कुछ बोला नहीं था, तो लैंड में वैल्यूएशन कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो ये 14 लाख ही रह जाएगा। बिल्डिंग का वैल्यू 20,50,000 हो गया है, 20,50,000। तो बाकी अमाउंट डिप्रिशिएशन में चला जाएगा। प्लांट मशीनरी 3675, तो ये भी 36, हम लोग यहाँ पर 75, 3675 लिखेंगे। फर्नीचर फिक्सचर 3,50,000। तो बाकी जितना भी बैलेंस कर करके आएगा सभी डिप्रिशिएशन हो जाएगा, तो 28